हेलो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 का लेसन नंबर 8। नाम है उसका मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। ना उष्णकटिबंधीय हम पढ़ेंगे, ठीक है, उष्णकटिबंधीय के बारे में पढ़ेंगे और उपोष्ण प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे, लोग वहाँ पर कैसे रहते हैं। ठीक है, तो देखिए आप एक फिगर देख लीजिए। आप इस फिगर को देख रहे हो तो इसमें देख रहे हो कि विभिन्न प्रकार के लोग दिखाई पड़ रहे हैं, उनका विभिन्न प्रकार का पहनावा है, विभिन्न प्रकार का उनका रंग है, ठीक है, और रहन सहन का ढंग है। तो जहाँ पर जैसा वातावरण होता है वहाँ, और जहाँ पर जैसी भूमि होती है, ठीक है, वहाँ पर वैसे लोग रहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में थोड़ा हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो अमेजन नदी का, ठीक है, अमेजन नदी का जीवन, वहाँ पर अमेजन बेसिन में जो जीवन कैसा है। ठीक है, तो देखो इसका जो खोज किया था ना, ठीक है, स्पेन के कुछ लोगों ने खोज किया था। जब वहाँ पर इसको खोजने गए अमेजन नदी को, तो वहाँ के कुछ लोकल लोग थे, ठीक है, इसमें दिया गया ना, इसमें पढ़ सकते हैं, लोकल लोग थे। तो वो लोग है ना अपने सर पे एक हेलमेट पहने थे, हेलमेट तो घास फूस का हेलमेट बना के पहने थे और घास फूस के कपड़े भी पहने थे। उन पर हमला कर दिया। तो उन लोगों को देख कर वहाँ के लोग, स्पेन के लोग जो गए थे, उनको पहले ना कि उनका याद आ गया ना, रोमन साम्राज्य में पहले औरतें होती थी ना, वो योद्धा का काम करती थी, लड़ाई का काम करती थी, जिनको अमेजन बोलते थे। तो उन्हीं का उनको याद आ गया, उसी के नाम पे इस नदी का नाम उन्होंने क्या रख दिया, अमेजन नदी नाम रख दिया। तो सबसे पहले इसको मैप में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो मैप में अब देखने तो सबसे पहले देखते हैं, ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है अमेजन नदी। ठीक है, देखो ये भूमध्य रेखा है 049 जो है, ये भूमध्य रेखा 049। ठीक है, ये आपकी कहाँ से चलती है, इक्वाडोर से, कोलंबिया से, ठीक है, ब्राज़ील से होकर भूमध्य रेखा भी गुजरती है। आपको दक्षिण, अब पूछे कि फिर दक्षिण अमेरिका में भूमध्य रेखा या 0 किस देशों से होकर गुजरता है, तो इक्वाडोर, ठीक है, कोलंबिया और ब्राज़ील से होकर गुजरती है, आपको याद होना चाहिए। फिर देखो अमेजन नदी का बेसिन कहाँ तक फैला है, देखो मोटा मोटा ये हम देख लेते हैं कि 10 अंश दक्षिण में और 10 अंशांश उत्तर तक अमेजन बेसिन लगभग फैला हुआ है। ठीक है, इधर दक्षिण में थोड़ा नीचे तक है, लेकिन 10 अंशांश ही मान लेते हैं कि उत्तर दक्षिण में 10 अंशांश अमेजन बेसिन फैला हुआ है। ठीक है, अमेजन नदी को सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, उनको भी देख सकते हैं। देखो टंकेटिम नदी, ठीक है, जुंगू नदी, ठीक है, मेडिरिया नदी, ठीक है, ये मेडिरिया नदी हो गई। ठीक है, ये क्या कहते हैं, यूएली नदी हो गई। ठीक है, और तो इन चीज़ों को आप नाम ध्यान रखेंगे तो मतलब कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, ये क्या हो गया, देखो ये क्या हो गया, मारानोम नदी हो गई, सहायक नदी हो गई। ठीक है, ये निप्रो नदी हो गई, सहायक नदी हो गई। ठीक है, निप्रो नदी हो गई। ठीक है, तो ये मेन सहायक नदी है। ठीक है, एक ये है, एक ये है, तो एक ये है। तो ये आपको सहायक नदी याद रहेंगी और कहाँ कहाँ ये फैला है अमेजन नदी, तो आप इसमें आप इस मैप में इसको भी देख सकते हैं ना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, ठीक है, पेरू, और ठीक है, दक्षिणी क्या कहते हैं ये बोलीविया, ब्राज़ील, ठीक है, सूरीनामा, गुयाना, तो इन जगह पर ये आपका क्या है, नदी फैली हुई है। ठीक है, तो इनका आप देख लिया अमेजन बेसिन कहाँ तक है, 10 अंशांश उत्तर और 10 अंशांश दक्षिण तक अमेजन बेसिन फैला हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत तो अब होगा नहीं, मैप देखे तो यही आप यहाँ पर आपका लिखा भी है। ठीक है, तो कैसे खोज हुई थी इसकी, कैसे नाम पड़ा, वो भी नामकरण भी जान लिया। ठीक है, तो अमेजन बेसिन देखो ना भूमध्य रेखा के, ठीक है, भूमध्य रेखा के 10 अंश उत्तर और 10 अंश दक्षिण के मध्य के भागों को भूमध्य रेखी प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ठीक है, भूमध्य रेखी प्रदेश किसे कहते हैं, आपको पता है, 10 अंश उत्तर और 10 अंश दक्षिण में जो भूमध्य रेखा के आसपास एरिया है उसको भूमध्य प्रदेश, और ये अमेजन नदी वहीं से होकर गुजरती है। ठीक है, और ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। ठीक है, आपको देखना है, पश्चिम से निकलती है। ठीक है, आगे देखिए, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। देखिए मतलब जैसे कोई नदी है, ठीक है, जहाँ से निकलती है और जहाँ पर मिल जाती है, जहाँ पर मिलती है उसके मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों में, पेरू के कुछ भागों में, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे भाग से प्रवाहित होती है, मतलब बहती है वहाँ से। यही बताया ना कि देखो कहाँ से आपके फिगर से देख के वो क्लियर हो जाएगा। ब्राज़ील में तो बहती, ठीक है, बोलिविया में जाती है, पेरू में जाती है, इक्वाडोर में जाती है, कोलंबिया में जाती है, वेनेजुएला में जाती है, गुयाना में जाती है, सूरीनामा में जाती है। ठीक, तो यहाँ पर हम इन नदियों का मतलब बेसिन है, यहाँ से इन देशों से होकर गुजरती है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, बहती है। ठीक है, अब ना क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो अभी हमने बताया था। ठीक है, वो नाम आप ध्यान रखना। ठीक है, वहाँ से भूमध्य रेखा ये गुजरती है। ठीक है, कहाँ से गुजरती है। उसके बाद जलवायु कैसी है यहाँ की, तो आप जान रहे हो कि भूमध्य रेखा के अर्थ पर है ये पूरा जलवायु फिर गर्म ही रहेगा ना, जैसा कि पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों
ही समय में लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र मतलब वातावरण में क्या कहते हैं जलवायु की मात्रा बहुत रहती है। जलवायु मतलब क्या कहते हैं वो पानी की मात्रा बहुत रहती है ना, क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, धूप ज़्यादा होती है, तो पानी जो भाप बन के उड़ता है तो वहाँ क्या कहते हैं वायुमंडल में भाप की मात्रा ज़्यादा रहती है, इसलिए आर्द्र मौसम है, गर्म और आर्द्र रहता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती रहती है। ऐसा ही हमने साउथ इंडिया में भी पढ़ा है ना, पढ़ा रखा पहले बताया ना, लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। जब प्रतिदिन वर्षा होती है तो यहाँ पर वन और जानवर और जीव जंतु बहुत होंगे। प्रतिदिन वर्षा होती है तो फिर हरा भरा पेड़ पौधे रहते हैं ना, ठीक है। और दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय में तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है, चिपचिपाहट बनी ही रहती है, ठीक है। तो ये है क्योंकि अब भूमध्य रेखा के आसपास पाया जाता है तो ताप ज़्यादा मिलता है। जब देखो अब वन कैसा होगा यहाँ पर वर्षा वन जब भाई नाम भी रखा गया वर्षा वन, क्योंकि वर्षा ज़्यादा होती है तो वैसा ही वन होगा। इस प्रदेश में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उगते हैं। सघन मतलब बहुत घने वन उगते हैं। वो इतने सघन होते हैं कि पत्तियां तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है और जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंचता। ये पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं ना, इस भूमध्य एरिया में ना सदाबहार वन पाए जाते हैं। सूर्य का प्रकाश नीचे पहुंच नहीं पाता है तो भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। तो जैसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी पत्तियाँ बहुत चौड़ी होती हैं, साल भर रहती हैं, जो नीचे धूप तो आ नहीं पाती है, तो इसके नीचे ज़मीन हमेशा नम बनी और गीली बनी रहती है, ठीक है। तो नीचे वही वनस्पतियाँ उग पाएंगी जिनको प्रकाश की जरूरत ना हो। तो इसके नीचे मतलब बहुत सही बेल बोलने वाले और ना पेड़ जब होते हैं ना उन ऐसे, तो उनकी जड़ें ऐसे ऐसे होती है, बहुत लंबे पेड़ होते हैं तो उनको रोकने के लिए भी जड़ों को मजबूत होना, तो ऐसे ऐसे हम तो लटक जाते हैं। और उसके ऊपर से इसमें बहुत सारी बेड़ें क्या कहते हैं बौड़ने हो रही है ना, जो ऐसे पकड़ के चलती हैं, वो बेल होती हैं इसमें। और छोटे छोटे पौधे भी इसके नीचे बहुत रहते हैं ना, तो बहुत एक घना रहता है। यहाँ का जंगल जो रहता है बहुत घना रहता है, ठीक है, समझ गए। तो इसके बारे में तो आपको समझ में आ ही गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे देखिए, छाया में बढ़ने की क्षमता हो। फिर परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलाइड पाए जाते हैं ना। परजीवी पौधे दूसरों पे चलते हैं ना, अपने आप नहीं, ये आर्किड एवं ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन गुंजन पक्षी पाया जाता है। टूकन देखो ना, क्योंकि भाई जब यहाँ पर इतना बारिश, पेड़ पौधे इतने जाता है, जंगल है, तो यहाँ पर जानवर भी होंगे, पक्षी भी काफ़ी होंगे ना, तो बहुत अच्छे अच्छे पक्षी मतलब कलरफुल रहते हैं यहाँ पर। जैसे देखिए टूकन कितना कलरफुल पक्षी है, ठीक है, टूकन है। और गुंजन पक्षी है, रंगीन पक्षी तो वाले मतलब रंगीन पक्षी मतलब पूँछ वाले भी पक्षी पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। प्राणियों में से बंदर है, सलाथ एवं चींटी खाने वाले टैपीर भी पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। सांप एवं सरीसृप की तो यहाँ पर विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर बारिश तो बहुत होता है नीचे ज़मीन, तो सरीसृप तो मतलब नीचे रेंगने वाले तो बहुत ही पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए और क्या पाए जाते हैं यहाँ पर, मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बुआ, कुछ ऐसी प्रजातियाँ भी यहाँ पर पाई जाती हैं। एनाकोंडा तो यहाँ पर तो रहता ही है ना, बहुत बड़ा सांप होता है, तो मतलब पूरा ये क्या कहते हैं बकरी लील जाएगा साथ में, ठीक है। मगर को भी एनाकोंडा खा सकता है। इससे अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या मत्स्य, मतलब जिसको पिराना मूवी बनी ना, पिरान्या मत्स्य भी यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। वो मांस खाती है मछली, आप कूद गए ना, वो पिराना मछली होगी तो आपको काट काट कर खा जाएगी, ठीक है। इस प्रकार की विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो ये मतलब वैसे देखा जाए प्राकृतिक वनस्पति से पूरा भरपूर है, मतलब यहाँ पर प्रकृति वनस्पति का कोई मतलब जवाब नहीं, इतना अच्छी प्रकृति वनस्पति पाई जाती है। हर प्रकार के जानवर, हर प्रकार की वनस्पति, हर प्रकार के पेड़ पौधे मिलेंगे। ये तो प्रकृति वनस्पति भरपूर है, तो संपदा है, ठीक है। तो इसी ना इसलिए इसे कहते हैं ना, इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है, ठीक है, समृद्ध है, ठीक है। तो यहाँ के फिर निवासी देख लीजिए, ठीक है। ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग करके अंडा देते रहते हैं उस पर, ठीक है। तो ये ब्रोमीलाइड है ना, अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर निवासी, देखो भाई अब देख लिया कि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, वन होते हैं, वन मतलब ऐसे होते हैं नीचे धूप नहीं, तो यहाँ पर लोग खेती तो कम कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लोग क्या करेंगे ना, जानवर खूब होते हैं, ठीक है, तो पेड़ खूब है तो फल भी खूब होंगे। तो यहाँ के लोग क्या करें ना, छोटे छोटे क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काट कर अपने भोजन के लिए थोड़ा बहुत फसल उगा लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं, नदी में मछली पकड़ते हैं, ये काम लोग ज़्यादा करते हैं, ठीक, नदी में मछली पकड़ते हैं। महिलाएं क्या करती हैं, फसलों का ध्यान रखती हैं, क्योंकि ज़्यादा काम इनको तो शिकार करना और मछली पकड़ना है, तो महिलाएं कृषि में केवल ध्यान रखती हैं, ठीक है। और ये वे मुख्यतः टेपियोको, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं, क्योंकि मछली या शिकार मिलना निश्चित होता है, क्योंकि कभी कभी मौसम गड़बड़ हो गया, कुछ हो गया, सर्दी हो गया, ज़्यादा बारिश हो गई तो नहीं निकल पाए, तो थोड़ा बहुत ये खेती कर लेते हैं, इसलिए ना। तो ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं।
वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति को अपनाते हैं। कर्तन मतलब क्या होता है, दहन कृषि पद्धति क्या, जैसे ये, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि बारिश और धूप डेली का मतलब इनका यहाँ का रोजाना वही काम है। तो लोग क्या करते हैं ना, कहीं पर गए पेड़ काट लिए और वहाँ की पेड़ों को जला दिया, ठीक है, उस पर किसानी करते हैं। फिर जब उसका उर्वरक शक्ति खत्म हो जाती है तो वो स्थान छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, वहाँ पर पेड़ काटेंगे, वहाँ के जला के खेती करना शुरू कर देंगे और 2-3 साल वहाँ रहेंगे, 5-6 साल, तब तक यहाँ पर पेड़ उगाएंगे। तो चलो ये वो क्या कहते हैं, चल वाली खेती, मतलब ये जगह रुक के नहीं खेती, चलते फिरते रहते हैं, 4-5 साल पर अपना स्थान बदलते रहते हैं, ठीक है। इनका मुख्य आहार मेनयोक है ना, मुख्य क्या है, मेनयोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। जैसे यहाँ के लोग क्या करते हैं, चींटियों की रानी को भी खा जाते हैं, अंडकोश भी खा जाते हैं। कॉफ़ी, मक्का, कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं भाई, क्योंकि वर्षा वन होते तो इन लोग ज़्यादातर लकड़ी के घर ही बनाते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में भी रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। मलोका, ध्यान रखना, यहीं पर पाया जाता है, मलोका के बारे में पूछ सकता है। अमेजन बेसिन के लोग का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है, क्योंकि पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग एकमात्र उपाय था, क्योंकि वनों में कैसे जाए, नदी मार्ग से ही जाते थे। लेकिन 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। 1970 में एक ट्रांस अमेजन महामार्ग बनाया गया, सड़क मार्ग, ठीक है। तो वहाँ से अमेजन के सभी जगह पर आप जा सकते हो। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग होने लगा। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहाँ वे अपना पौराणिक तरीके से खेती करते रहें, ठीक है। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। हम विकास के चक्कर में ना, विकास की आड़ में ना, यहाँ की जो वन संपदा है उसको धीरे धीरे हम नष्ट किए दे रहे हैं, ठीक है। प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावनों का बड़ा भाग लुप्त हो जा रहा है, ठीक है। अभी इसमें देख सकते हो ना, पहले ऐसे पूरा अमेजन तमाली, पूरा ये अमेजन है, यहाँ पर पूरा इतना वनों से पूरा लदा हुआ था, ठीक है। धरती थोड़ा बहुत लोग काट पीट के किसानी करते थे। फिर आप देख रहे हो ना आगे चल के क्या हुआ, मतलब जितने में पहले लोग किसानी करते थे, ठीक है, जितने में पहले लोग किसानी करते थे, छोटा सा यहाँ जो अंश है, अब उतने में केवल पेड़ बचे हुए हैं और आगे चल के वो भी ख़त्म ही कर रहे हैं लोग, मतलब बिल्कुल थोड़ा बचा। और इसी अमेजन बेसिन को ही हम पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा पेड़ हैं, ठीक है। तो हमारे लिए हवा, सांस लेने के लिए सुंदर हवा देते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन देते हैं। तो इसको हम धरती का फेफड़ा कहते हैं, लेकिन उसको हम क्या बना रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अमेजन के पेड़ों को भी हम विकास के नाम पे काट काट के ख़त्म कर दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है ना, वर्षा के कारण मिट्टी के ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन बंजर भूमि बदल रही है, ठीक है। जो उपजाऊ भूमि है ना, वो सघन बंजर भूमि होती चली जाए भाई। जब बारिश होगी, बारिश तो डेली होती है, वन है नहीं, तो क्या बारिश होगी तो यहाँ से मिट्टी बह जाएगी, सब बह के कहाँ जाएगी, समुद्र में चली जाएगी, ठीक है। तो ये जब ऊपर की उपजाऊ मिट्टी बह जाएगी तो क्या हो जाएगा, बंजर ही बन जाएगा। मतलब यहाँ पर भी लोग विकास के नाम पे वहाँ के जो लोकल लोग थे उनको तो भगा दिए, क्योंकि पहले था कि नदी मार्ग से ही अब अमेजन बेसिन के अंदर घुस सकते थे, तो लोग बहुत कम जाते थे। अब हवाई जहाज़ बन गया, सड़क बना लिए, तो बाहर के लोग, जो विकसित लोग हैं, विकसित देश के लोग, वो जाते हैं यहाँ पर कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। वहाँ के लोकल लोगों को मार पीट के भगा देते हैं। क्या भैया, यही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आगे देखिए फिर, लेकिन ये बहुत बड़ा परिणाम देगा, क्योंकि हम धरती को तो बचा नहीं पा रहे हैं, जहाँ पर रहते हैं पानी पीने की कमी है, ठीक है। और क्या कहते हैं ना, मंगल ग्रह पे रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, चंद्रमा पे। अजीब आदमी है। आगे देखिए, कर्तन एवं दहन खेती के बारे में हमने बता दिया कि लोग पेड़ों को काटते हैं, उसको जला देते हैं, ठीक है। फिर उसमें किसानी करते हैं, कुछ सालों तक करते हैं, फिर जब उपजाऊ उसकी क्षमता खत्म हो जाती है, दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर वही काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कर्तन एवं दहन खेती हो जाती है, ठीक है, ठीक है। कर्तन एवं दहन खेती, कर्तन ने काटना, दहन ने जलाना, ठीक है दोस्तों। अब अमेजन के बाद पढ़ते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के जीवन के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, आप पहले फिगर देख लीजिए, ठीक है। ये 10 अंश उत्तर से, ठीक है, 49 उत्तर से 10 उत्तर में ही फैला ना, उत्तर में, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ही अपना भारत देश है, ठीक है, कर्क रेखा के आसपास, ठीक है। कर्क रेखा हमारे मध्य से गुजरती है, और कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है पढ़ लीजिए, 8 राज्यों से। देखिए, मिजोरम, त्रिपुरा 2 हो गया, क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल 3 हो गया, ठीक है। और ये झारखंड 4 हो गया, छत्तीसगढ़ 5 हो गया, ठीक है। महाराष्ट्र 6 हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र 6 हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं, ये राजस्थान 7 हो गया, और गुजरात 8 हो गया। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका नाम आप लोग याद रखना, ठीक है, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये गंगा नदी कहाँ से निकलती है, देखो ये, ठीक है, ये भागीरथी नदी है, ठीक है। ये अलकनंदा आती है इधर से, 2 प्रयाग में मिलके गंगा नदी बन जाती है। और कहाँ से होकर गुजरती है, देखो यहाँ यूपी से निकल के बिहार से पश्चिमी बंगाल होके बांग्लादेश से होते हुए, ठीक है, बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। देखो ये चंबल नदी की सहायक नदी है, ऐसे मिलती है। और ये क्या कहते हैं, बेतवा नदी है। और
ये आपकी क्या नदी है, सोन नदी है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखना, ये सारी नदियाँ हैं। और ये नदी देखो आपका बॉर्डर से ना, इधर से हरियाणा के बॉर्डर दिल्ली को टच करती हुई सीधे यमुना नदी है ये। इसी में आपकी चंबल नदी मिल जाती है, ठीक है। यमुना में, बेतवा भी यमुना में मिलती है, ठीक है। ये आके यहाँ से गंगा नदी में मिल जाती है, यमुना कहाँ, इलाहाबाद में, ठीक है। तो ये आप यहाँ से देखो मैप में देख के नदियों का उद्गम जान सकते हो। ये अपनी ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। यहाँ से आके ऐसे आके नामचा पर्वत है ना, यहाँ से आपका यू टर्न करते हुए, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, असम से होते हुए सीधे यहाँ पर आके मिल जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें नदी को बारे में याद रखना। ये ब्रह्मपुत्र और गंगा का ये मैदान है, ठीक है। उत्तर भारत का मैदान इसको बोलते हैं ना, बहुत उपजाऊ मैदान है, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। देखते हैं, जैसा आपने देख लिया यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। 10 अंश उत्तर से 30 अंश उत्तर अंशांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी इसकी सहायक नदियाँ हैं गंगा की, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित होती हैं। एटलस की सहायता से आप ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढ सकते हैं, ठीक है। आप ढूंढ लेना, ठीक। बाकी आगे चैप्टर में हम पढ़ाएंगे इसके बारे में। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरवन डेल्टा। हिमालय के गिरिपाद मतलब पाद माने क्या होता है, पैर, ठीक है। गिरि माने क्या होता है, पहाड़। तो हिमालय के गिरिपाद में पहाड़ के पैर, मतलब पहाड़ के, हिमालय के नीचे है मैदान, क्या, हिमालय के नीचे मतलब पैरों में है हिमालय के मैदान। और तथा सुंदरवन डेल्टा है, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा आप तो जानते ही बनता है। इस बेसिन की मुख्य विशेषता है, मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील बनती है। चाप झील के बारे में बताना, जिसे आक्सबो बोलते हैं अंग्रेजी में। आक्सबो क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो गाय के खुर जैसा, बैल के खुर जैसा बनता है ना, ऐसे चाप झील। क्योंकि नदी जब बिसर मैदानी एरिया में पहुँचती है तो ऐसे ऐसे चलती है बिसर तरीके से, ठीक है। और तो फिर ये क्या होता है ना, ये एरिया जैसे इधर आती तो इधर टक्कर मारती रहती है, इधर टक्कर मारती रहती है, तो ऐसे टक्कर मारते मारते आपस में मिल जाती है और ये अलग हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो आस्कबो बन जाता है। तो चीज़ें ध्यान रखना, चाप झील बनाती हैं, ठीक है। आस्कबो जिसे बोलते हैं ना, चाप झील, और ये डेल्टा बनाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी होती है, हमने पढ़ रखा है पीछे, ठीक है। मानसूनी होती है और मानसून मध्य जून से मध्य सितंबर के आसपास आता है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत में ठंडक पड़ती है, ठीक है। उन राज्यों के नाम थे जहाँ से गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, तो आप मैप में देख के नाम बता सकते हैं ना, कोई दिक्कत है। यहाँ से किस किस राज्यों में, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, राजस्थान में है, थोड़ा नहीं, हाँ राजस्थान में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो इन राज्यों के नाम बता सकते हो। इधर कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, असम में है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो इन राज्यों का आप नाम बता सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत तो होगी नहीं बताने में, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो नाम आप बता सकते हो। उसके बाद देखिए क्या है, जनसंख्या। देखो यहाँ पर क्या है ना, जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है, ठीक होती है ना, क्योंकि जहाँ पर पर्यावरण अच्छा होगा तो वहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ देखिए तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं, ठीक है। और लेकिन मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त रहता है। यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। धान यहाँ की मुख्य फसल है, ठीक। धान यहाँ पर अच्छा पैदा होता है ना। यहाँ पर देखो जनसंख्या ज़्यादा क्यों है, जनसंख्या ज़्यादा क्यों है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मिट्टी बढ़िया समतल है, रहने के लिए घर बना सकते हो, आने जाने के लिए परिवहन साधन भी हैं ना, और मिट्टी तो उपजाऊ तो है ही है, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा भूकंप वगैरह भी कम आते हैं ना, क्योंकि थोड़ा हिमालय से हम थोड़ा दूर पड़ जाता है, हम तो उसके पार में पड़ता है। तो यहाँ पर फसल भी अच्छी, जैसे गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा, सब गन्ना, जूट जैसी नगदी फसलें भी उगती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए आगे देखिए, मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल में असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार में असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन किया जाता है, ठीक है। और मध्य जहाँ पर ढाल थोड़ा कम होती है, ढलान कम होती है, पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। इससे जब हिमालय से नदी निकलती है तो वहाँ पर भी बहाव कुछ लाता है तो छोड़ देता है। तो जहाँ पर ढाल कम है, पर्वत और नदियों पहाड़ियों की वेदिकाओं में भी कुछ फसलें उगाई जाती हैं। घाटियों वेदिकाओं में तो घाटियाँ होती है, ठीक है, वहाँ पर भी फसलें उगाई जाती हैं। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी भिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। पर्णपाती जो पेड़ क्या कहते हैं, ठंडा में अपनी पातियां जो पेड़ गिरा देते हैं ना। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोवा वन से घिरा रहता है। जैसे सुंदरवन का डेल्टा ना मैंग्रोवा वन है ना, तो सदाबहार वन होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत घने वन होते हैं, ठीक है। जैसे आपका वहाँ अमेजन बेसिन के वनों के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही होते हैं। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। कहाँ पर? उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि थोड़ा पहाड़ी एरिया है और ढलान वहाँ पर ज़्यादा है, ठीक। तो वहाँ पर थोड़ा चीड़ और देवदार और
फर जैसे शंकुधारी वन पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कभी कभी बर्फबारी भी हो जाती है, ठीक है, तो ठंडक ज़्यादा होती है ना। आगे देखिए, जूट, बांस एवं सिल्क से बने हस्तशिल्प एकत्रित करें, उन्हें अपनी कक्षा में सजाएं। तो ये जरूरत नहीं है, बच्चों के क्रियाकलाप है तो आपको जरूरत नहीं। तो आप गंगा के बारे में देख लिया, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कितना है, उतना भी ज़्यादा क्यों है वो भी जानते हो किस लिए है, सारी इसकी विशेषताएँ लिख देना, उसके बाद लिख देना इसलिए यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। और कौन कौन सी फसल पाई जाती है सब आप जानते हो, क्योंकि इसी एरिया में आप रहते हो। लखनऊ वाले तो यहीं रहते हैं, पश्चिमी बंगाल, बिहार वाले सब यहीं पर रहते हैं, तो इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। जनसंख्या घनत्व क्या होता है एक बार पढ़ लेते हैं। जनसंख्या घनत्व तो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या है, ठीक है। उदाहरण के लिए उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189, मतलब 1 किलोमीटर वर्ग में उत्तराखंड में 189 लोग रहते हैं, जबकि पश्चिमी बंगाल में 1029 लोग रहते हैं और बिहार में 1002 लोग रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, किस राज्य का है, पश्चिमी बंगाल का है, ठीक है। तो उत्तराखंड का तो 189 है, तो मतलब 1 किलोमीटर वर्ग में कितने लोग रहते हैं वो जनसंख्या घनत्व होता है, ठीक है। तो आपने पढ़े, देखो असम में चाय बागान है, धान की खेती चल रही है इधर, ठीक है। तो ये है गंगा के मैदान के बारे में। इसके बारे में यहाँ पर फिर पशु पक्षी कैसे पाए जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए हाथी आप देखिए हो, बाघ देखिए हो, हिरण देखिए हो, बंदर सब तो यहाँ के सामान्य जानवर हैं, ठीक। एक सींग वाला गंडा भी पाया जाता है, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहाँ पर एक सींग वाला गंडा भी पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में जैसे बंगाल टाइगर, डेल्टा क्षेत्र में ना बंगाल टाइगर पाया जाता है, बंगाल टाइगर पाया जाता है, ठीक है। मगर एवं घड़ियाल भी पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव भी पाए जाते हैं, जैसे रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियाँ ही पाई जाती हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र के बहुत अच्छे आहार हैं, ठीक है ना, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जाओगे तो लोग मछली और चावल ही खाते रहते हैं, तो वहाँ पर मछली चावल, भाई मछली चावल ज़्यादा होता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। असम वगैरह में तो लोग मछली चावल ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। देखिए मगर, देखिए व्हाइट वेट मगर है यहाँ पर, ठीक है। एक सिंग वाला गैंडा है, ठीक है। वेदिकाएँ देखो, ये है वेदिकाएँ कृषि करने के लिए, थोड़ा थोड़ा सपाट जो भूमि दिख रही है ना, मतलब वही सीढ़ी तरीके से खेती जो यहाँ पर लोग करते हैं वेदिकाओं में ना। ढलान है, पूरा मैदान एक जैसा मिलता नहीं है, ठीक है। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर, ठीक है, कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो, क्योंकि ढलान थोड़ा बहुत काट देते हैं, क्योंकि पूरा एक जैसा बना नहीं सकते, तो इसी पे छोटी छोटी वेदिकाओं पे हम लोग किसानी करते हैं पर्वतीय एरियाओं में, ठीक है। तो यहाँ पर किसानी होती रहती है। अब जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के आलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये डॉल्फिन जो है ना, ठीक है, ये वहीं पर पाई जाएगी गंगा नदी में जहाँ पर जल थोड़ा साफ होगा। अगर ये है जहाँ पर, ठीक है, नदी के जिस भाग में समझिए वहाँ पर जल साफ है, कानपुर एरिया में तो मिलेगी नहीं है, इतना गंदा वहाँ पर लोगों ने नदी का जल कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका पाया जाता है, ठीक है, डॉल्फिन, ठीक है। ये इसको जलीय जीव भी घोषित किया गया है, ठीक है। अब देखिए एक केस अध्ययन भी करना चाहिए ना, केस अध्ययन हम अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। देखो कक्षा 7 के बच्चे की है, देखो वहीं से आपका केस अध्ययन मिल जाता है। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली माउन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों रविंद्र, किशोर, राजू तथा अन्य के साथ माउन या चाप झील को साफ किया है। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार ठीक है, मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। झील क्या है, वह इस ज़मीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंस का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं, ठीक है, समझ गए ना। यहाँ पर जो ये दिया ना चाप झील जो नदी से कट के बन जाती है, तो यहाँ पर एक लड़का है विनोद, उसने अच्छा खासा यहाँ पर विकास कर रखा है, ठीक है। फिर क्या लोग वहाँ के संतुष्ट हैं ना। और नदी में पकड़ने, खाने व बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ मिल जाती हैं उन लोगों के। इन्हें पकड़कर वे पास के शहरों में बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण एक झील तक नहीं पहुंचता, तब तक मत्स्य पालन करने का कोई खतरा नहीं होता है। भाई जब तक यहाँ प्रदूषण नहीं आएगा तो आराम से काम चलता रहेगा। और जहाँ पर लोग शहर का प्रदूषण यहाँ पर आ जाएगा तो मछलियाँ मर जाएंगी, ठीक है। मछलियाँ मर जाएंगी तो फिर वो लोग किसानी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्या आप जानते हैं, ठीक है, सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुभारंभ किया था, ठीक है। आगे देखिए गंगा नदी तट पर देखिए स्थित वाराणसी शहर, अगर प्रदूषण ना हो तो कितना अच्छा लगेगा, मतलब मधुर मधुर हवा चलेगी, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र के बारे में। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में कई बड़े शहर स्थित हैं, जैसे इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी है इन शहरों में, ठीक है, स्थित हैं, ठीक है। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहाकर
बहकर नदी में ही जाता है, इससे नदी प्रदूषित होती है। जो शहर हैं 10-10 लाख से ज़्यादा आबादी है शहरों की, ठीक है। तो जितना मतलब कूड़ा कचरा कटर सब पानी है फैक्ट्रियों का उठा के नदी में फेंक देते हैं लोग, मतलब बहा देते हैं, तो नदी प्रदूषित हो रही है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है, एक महत्वपूर्ण पत्तन है। देखो कोलकाता किस नदी पर है, हुगली नदी पर स्थित है, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण पत्तन भी है, ठीक है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं, ठीक है। आगे देखिए, गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। आगे देखिए, पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है, क्योंकि पर्यटन क्या है ना, घूमने टहलने के लिए लोग बहुत आते हैं यहाँ पर, जैसे वाराणसी जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, ठीक है। और आप कलकत्ता वगैरह भी जाते हैं, लोग नाव में बैठ के घूमते रहते हैं ना। यमुना के किनारे स्थित ताजमहल इलाहाबाद में गंगा यमुना नदी का संगम है, ठीक है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप है। लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा, मानस वन्य प्राणी अभयवन, ठीक है, ये असम में है ना, असम का काजीरंगा और मानस वन्य प्राणी अभयवन, ठीक है, अभयवन, तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजाति संस्कृति जैसी कई दर्शनीय स्थल है। तो लोग यहाँ देखो, ये चीज़ आप याद रखना, जो दर्शनीय स्थल है ना, क्या यहाँ पर घूमने के लिए, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं, ठीक। मानस वन्य प्राणी का अभयवन का देखो बाघ है ये, ठीक है, मानस वन्य प्राणी का बाघ है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कौन कौन से यहाँ पर घूमने वाले पर्यटन वाले स्थान है, कहाँ पर लोग जाते हैं। दोस्तों ये पाठ आपका खत्म होता है। आप प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। टूकन क्या है? टूकन एक पक्षी है, ठीक है। मैनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है? आपको पता है अमेजन बेसिन का मैनियाक है कोलकाता किस नदी पर? हुगली पर है। देवदार एवं फर किस प्रकार के हैं? देखो आपका समुद्री वन है, ठीक है। और उसके बाद देखिए, बंगाल टाइगर कहाँ मिलता है आपको? बंगाल टाइगर कहाँ मिलता है आपका? अमेजन के क्या कहते हैं, डेल्टा क्षेत्र में मिलता है ना, अमेजन में नहीं, डेल्टा क्षेत्र में मिलता है। देखो मिलाने वाला है। कारण बताइए, वर्षा वन लुप्त हो रहे हैं, क्यों लुप्त हो रहे हैं दोस्तों? अमेजन बेसिन में लोग, पता है ना, विकसित लोग अपना विकास का झंडा गाड़ रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की कृषि होती है, क्यों होती है दोस्तों? तो इसके बारे में आप बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और लोगों को भी बताएं कि अच्छे 7 के विद्यार्थी भी पढ़ सकते हैं, बाकी कंपटीशन वाले तो पढ़ते ही रहें। सारा जियोग्राफी तैयार होगा। जय हिंद, जय भारत।